मॉर्निंग बच्चों, आपके सामने एक बार मैं पुनः एक नया शीर्षक एक नया टॉपिक लेकर के हिंदी में उपस्थित हुआ हूं, जिसका नाम है रस के भेद या रस के प्रकार या रस की संख्या। ठीक है, तो पिछले वीडियो में मैंने रस के भेद के विषय में या रस की संख्या के विषय में संक्षेप में चर्चा किया था, लेकिन आज मैं पुनः उसी को कंटिन्यू विस्तृत रूप से आपके सामने रस के भेद को प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो आप भी बिल्कुल इत्मीनान से सावधानी पूर्वक इस वीडियो को अंत तक देखें। ठीक, आइए देखते हैं रस के भेद या रस के प्रकार या रसों की संख्या। तो हमारे हिंदी व्याकरण में काव्य शास्त्रियों ने या फिर व्याकरण शास्त्रियों ने रस की कुल संख्या या रसों की कुल संख्या 9 बताया। ठीक है, हमारे हिंदी व्याकरण में रसों की कुल संख्या कितनी है? तो हमारे हिंदी व्याकरण में रसों की कुल संख्या 9, और वो जो 9 है, ठीक है, 9 है, उनके अस्थाई भाव भी 9। हमने कल जो हमारा पिछला वीडियो था, ठीक है, उसमें हमने अस्थाई भाव के विषय में बताया था कि जो भावना या जो भाव सदा सदा के लिए हमारे हृदय में विद्यमान हो जाए उसी को अस्थाई भाव कहते हैं। और अस्थाई भावों की संख्या भी 9, क्योंकि जितने अस्थाई भाव होते हैं उतने ही रस होते हैं, या यूं कहें जितने रस होते हैं उतने ही अस्थाई भाव होते हैं। ठीक, तो रस और रस के अस्थाई भाव ये है आपके सामने। ठीक, देखिए रस और रस के अस्थाई भाव। रस हमारा कौन कौन सा है? श्रृंगार रस, वीर रस, हास रस, करुण रस, शांत रस, अद्भुत रस, विभत्स रस, भयानक रस और रौद्र रस। इनकी संख्या पे अगर आप गौर करें तो 1 से लेकर के इनकी संख्या 9 तक ही है। ठीक है, इनके अस्थाई भाव की चर्चा करें तो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव जो है वो रति है, और रति शब्द का अर्थ होता है प्रेम। दूसरा है वीर रस, वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह। तीसरा है हास रस, हास रस का अस्थाई भाव है हास। तीसरा करुण रस, करुण रस का अस्थाई भाव शोक। ठीक, शांत रस, शांत रस का अस्थाई भाव निर्वेद या वैराग्य। अद्भुत रस, अद्भुत रस का अस्थाई भाव विस्मय या फिर आश्चर्य। ठीक, अगला विभत्स रस, विभत्स रस का अस्थाई भाव जुगुप्सा या घृणा। आठवां भयानक रस, जिसका अस्थाई भाव है भय। और 9वां रौद्र रस, रौद्र रस का अस्थाई भाव क्रोध। इस प्रकार से ये आपके सामने 9 रस और इन 9 रसों के 9 अस्थाई भाव, ठीक, जिसकी चर्चा संक्षेप में हमने पिछले वीडियो में किया था। आज हम इन्हीं रसों के विषय में संक्षेप में लेकिन महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण क्यों? क्योंकि जब आप किसी भी कंपटीशन की परीक्षा को देने के लिए परीक्षा हाल में जाएंगे तो उस समय यदि कंपटीशन की उस परीक्षा में हिंदी के 2-4 प्रश्न भी आते हैं तो उसमें से एक प्रश्न इससे अवश्य पूछता है। वो पूछ लेगा कि वैराग्य किस रस का अस्थाई भाव है, या जुगुप्सा किस रस का अस्थाई भाव है, या हास रस का अस्थाई भाव क्या है। ठीक है, इसलिए मैंने पिछले वीडियो के बाद इसमें भी इसका जिक्र करना आवश्यक समझा और आपके सामने इसको मैंने पेश किया। ठीक है, तो आप इसको जरूर गौर करेंगे, नोट्स में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो एक बार पुनः श्रृंगार रस अस्थाई भाव रत, वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह, हास रस का अस्थाई भाव हास, करुण रस का अस्थाई भाव शोक, शांत रस का अस्थाई भाव निर्वेद या वैराग्य, अद्भुत रस का अस्थाई भाव विस्मय या आश्चर्य, विभत्स रस का अस्थाई भाव जुगुप्सा या घृणा, भयानक रस का अस्थाई भाव भय और रौद्र रस का अस्थाई भाव क्रोध। क्लियर? अब आइए इन रसों के विषय में 1 by 1 अर्थात एक एक करके इसके विषय में हम जानते हैं। ठीक है, तो पहला जो हमारा रस है वो श्रृंगार रस है। ठीक है, श्रृंगार रस की परिभाषा क्या कहती है, श्रृंगार रस कहते किसे हैं, या श्रृंगार रस के भेद कितने माने गए, उस पे हम चर्चा करते हैं। ठीक है, आइए तो पहला हमारा जो रस है वो है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव होता है, ठीक है, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रथ अर्थात
श्रृंगार रस। ठीक, आइए देखते हैं। अगर हम भरत मुनि जी के अनुसार श्रृंगार रस की परिभाषा को आपके सामने पेश करें तो उनके अनुसार श्रृंगार रस की परिभाषा होती है कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से। क्लियर? जहां पर विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रति नामक अस्थाई भाव की उत्पत्ति या निष्पत्ति होती है, उसे ही श्रृंगार रस कहते हैं। ठीक, आइए देखते हैं डिफिनीशन। जहां विभाव, ठीक है, जहां पर विभाव, अनुभाव, जहां पर विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से, ठीक है, संयोग से, जहां विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से रति नामक अस्थाई भाव, रस नामक अस्थाई भाव की उत्पत्ति होती है। ठीक है, जहां विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से रति नामक अस्थाई भाव की उत्पत्ति होती है, उसे ही श्रृंगार रस कहते हैं। क्लियर? देखिए, हमने क्या कहा कि जहां पर विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से रति नामक अस्थाई भाव की उत्पत्ति या निष्पत्ति होती है, उसे ही श्रृंगार रस कहते हैं। ठीक, उसे ही श्रृंगार रस कहते हैं। क्लियर? अब श्रृंगार रस के हम भेद की बात करें। ठीक, श्रृंगार रस के भेद, ठीक, ये काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप इस पर गौर करेंगे। श्रृंगार रस के भेद, तो श्रृंगार रस के दो भेद हैं। ठीक, श्रृंगार रस के भेद, तो श्रृंगार रस के दो भेद हैं। नंबर एक, संयोग श्रृंगार, और नंबर दो, वियोग श्रृंगार। ठीक है, श्रृंगार रस के भेद की अगर हम बात करें तो हमने आपके सामने ये लिखा है कि श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं। नंबर एक, संयोग श्रृंगार, और नंबर दो, वियोग श्रृंगार। ठीक है, अर्थात संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार दोनों ही श्रृंगार रस के अंतर्गत आते हैं। संयोग श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, और वियोग श्रृंगार रस का भी अस्थाई भाव रति ही होता है। ठीक है, संयोग श्रृंगार रस कह सकते हैं। ठीक है, वियोग श्रृंगार रस इसको आप कह सकते हैं। ठीक, और दोनों का अस्थाई
भाव, दोनों का अस्थाई भाव रति ही है। क्लियर? काफी हद तक बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारा पहला रस है, रसों की संख्या 9 है और उन 9 में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण रस है श्रृंगार रस, और श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति अर्थात प्रेम। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि जहां पर विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से रति नामक अस्थाई भाव की उत्पत्ति होती है, उसे ही श्रृंगार रस कहते हैं। ठीक, उसे ही श्रृंगार रस कहते हैं। और श्रृंगार रस के अगर हम भेद पर चर्चा करें तो श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं। ठीक, नंबर 1 संयोग श्रृंगार रस और नंबर 2 वियोग श्रृंगार रस। और दोनों ही संयोग अर्थात वियोग श्रृंगार रस का जो अस्थाई भाव है वो आपका रति ही है। इसको आप विशेष ध्यान देंगे। क्लियर? तो इस तरह से अगर आप देखें तो जो एग्जाम्पल, जो उदाहरण संयोग श्रृंगार रस का होगा या फिर जो एग्जाम्पल, जो उदाहरण वियोग श्रृंगार रस का होगा, दोनों रसों का एग्जाम्पल यानी दोनों रसों का जो उदाहरण है वो श्रृंगार रस का उदाहरण माना जाता है। इसलिए जब कभी भी आप श्रृंगार रस की सामान्य परिभाषा परिभाषित करें तो इस आधार पर लिखने के पश्चात आप किसी एक के विषय में या किसी एक का एग्जाम्पल आप दे करके श्रृंगार रस के एग्जाम्पल को पूर्ण कर सकते हैं। ठीक, तो अब आगे हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और हम इसमें देखेंगे कि श्रृंगार रस के जो भेद हैं, अर्थात श्रृंगार रस के 2 भेद हैं, संयोग श्रृंगार रस और दूसरा वियोग श्रृंगार रस। तो हमारा आगे है अब संयोग श्रृंगार रस अर्थात संयोग श्रृंगार रस किसे कहते हैं, इसमें क्या होता है, आइए देखते हैं। ठीक है, तो पहला है संयोग श्रृंगार रस। ठीक, संयोग श्रृंगार रस के शब्दों पर अगर आप गौर करें, अगर आप ध्यान दें तो संयोग शब्द 2 शब्दों के मेल से बना हुआ है। ठीक, हमने क्या कहा कि संयोग शब्द 2 शब्दों के मेल से बना हुआ है। सम प्लस योग, सम का अर्थ होता है बराबर और योग का अर्थ होता है मिलना। अर्थात इस प्रकार से संयोग शब्द का शाब्दिक अर्थ हो गया बराबर मिलना। अब कौन बराबर मिलता है? तो काव्य शास्त्रियों के अनुसार जहां पर नायक और नायिका एक दूसरे से, जहां पर नायक और नायिका एक दूसरे से बराबर या फिर बार बार एक दूसरे से मिलते हैं, हंसी मजाक करते हैं, छीना झपटी करते हैं, नोक-झोंक करते हैं, तो वहां पर संयोग श्रृंगार रस होता है। वहां पर संयोग श्रृंगार रस होता है। ठीक है, आइए देखते हैं संयोग नंबर 1। ठीक है, श्रृंगार रस के भेद। ठीक, ये नंबर 1 आपका है श्रृंगार, संयोग श्रृंगार रस। ठीक, संयोग शब्द 2 शब्दों से मिलकर, 2 शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, बना है सम प्लस योग। ठीक है, संयोग शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है सम प्लस योग। ठीक, सम का अर्थ बराबर
ठीक है। सम का अर्थ बराबर एवं योग का अर्थ एवं योग का अर्थ, ठीक है। सम का अर्थ बराबर, योग का अर्थ मिलना, मिलना, अर्थात 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 संयोग शब्द का, अर्थात संयोग शब्द का शाब्दिक अर्थ है, संयोग शब्द का शाब्दिक अर्थ है बराबर, बराबर मिलना। क्लियर? बात समझ में आ गई होगी, है ना। हम श्रृंगार रस के भेद के अंतर्गत पहला संयोग श्रृंगार रस की चर्चा कर रहे हैं, और हमने आपको बताया कि संयोग शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सम प्लस योग। सम शब्द का अर्थ होता है बराबर एवं योग शब्द का अर्थ होता है मिलना, अर्थात संयोग शब्द का शाब्दिक अर्थ है बराबर मिलना, ठीक है, बराबर मिलना। ठीक, अब इसी शब्द से हम संयोग श्रृंगार रस की परिभाषा को सृजित करेंगे। आइए देखते हैं संयोग श्रृंगार की परिभाषा क्या कहती है। ठीक, परिभाषा देखिए, जहां पर नायक एवं नायिका, जहां पर नायक एवं नायिका एक दूसरे से बराबर मिलते हैं, बराबर मिलते हैं, ठीक है, एक दूसरे से नोक झोंक, छीना झपटी, ठीक है, हंसी मजाक आदि क्रियाकलाप करते हैं, आदि क्रियाकलाप करते हैं, वहां पर, ठीक, वहां पर संयोग श्रृंगार, वहां पर संयोग श्रृंगार रस होता है, संयोग श्रृंगार रस होता है, ठीक है। इस रस का अस्थाई भाव रति है। क्लियर? अब आप इसको पढ़ चुके होंगे, इस पर आपकी नजर पड़ चुकी होगी। आइए हम देखते हैं कि मैंने क्या लिखा है। मैंने यहाँ पर डिफिनेशन लिखा है और यहाँ पर संयोग शब्द का शब्दगत अर्थ लिखा है, और यहाँ पे हमने लिखा है कि संयोग शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस योग। सम शब्द का अर्थ होता है बराबर एवं योग शब्द का अर्थ होता है मिलना, अर्थात संयोग शब्द का शाब्दिक अर्थ है बराबर मिलना। ठीक, अब बराबर मिलना, किसका बराबर मिलना, कौन मिलता है, ठीक है। तो इसी बराबर से इसकी डिफिनेशन है कि काव्य शास्त्रियों ने, ठीक है, काव्य शास्त्रियों ने या कवियों ने श्रृंगार रस को परिभाषित करते हुए
कहा। किसने कहा? कवियों ने श्रृंगार रस की परिभाषा देते हुए कहा है कि जहां पर नायक एवं नायिका एक दूसरे से बराबर मिलते हैं, एक दूसरे से नोक-झोंक करते हैं, एक दूसरे से छीना झपटी करते हैं, एक दूसरे से हंसी मजाक आदि करते हैं या आदि इस प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं, वहां पर संयोग श्रृंगार रस होता है और इस रस का स्थायी भाव रति। क्लियर? एक बार रिपीट करूंगा कि जहां पर नायक एवं नायिका एक दूसरे से बराबर मिलते हैं, एक दूसरे से नोक-झोंक, छीना झपटी, हंसी मजाक आदि क्रियाकलाप करते हैं, तो वहां पर संयोग श्रृंगार रस होता है और इस रस का अस्थायी भाव रति। ठीक, तो ये आपको काफी हद तक बात समझ में आ गई होगी कि श्रृंगार रस या फिर संयोग श्रृंगार रस कहां पर होता है या किन परिस्थितियों में या किन कंडीशन में होता है। ठीक है, संयोग श्रृंगार रस के लिए नायक एवं नायिका का एक दूसरे से बार बार मिलना होता है। जहां पर नायक और नायिका बार बार यानी समान रूप से, समयोग यानी समान रूप से या बराबर, समान रूप से या बराबर एक दूसरे से मिलते, और जब दोनों मिलेंगे तो प्रेम के वशीभूत होकर एक दूसरे से नोक-झोंक, छीना झपटी, हंसी मजाक आदि इस प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं, तो वहां पर संयोग श्रृंगार रस होता है। ठीक, तो परिभाषा क्या कहती है कि जहां पर नायक और नायिका एक दूसरे से बराबर मिलते हैं तथा नोक-झोंक, छीना झपटी, हंसी मजाक आदि क्रियाकलाप करते हैं, वहां पर संयोग श्रृंगार रस होता है। इस रस का अस्थायी भाव रति। ठीक है, इसी बात को, इसी परिभाषा को हम एक एग्जाम्पल अर्थात एक उदाहरण के द्वारा देखेंगे कि किस प्रकार से उस उदाहरण में नायक और नायिका दोनों उपस्थित हैं, दोनों में किस तरह से प्रेमालाप हो रहा है। ठीक है, तो आइए इन्हीं परिभाषाओं को हम एक सिंपल और बहुत प्रसिद्ध पंक्ति के द्वारा देखते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं उदाहरण। ये है संयोग श्रृंगार रस का एग्जाम्पल, उदाहरण। ठीक, देखिए तुलसीदास जी की एक बहुत सुंदर ही पंक्ति है कि राम के रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई, ताते समय सुध भूल गई, करटे कर रही पल टारत नाही। कितनी अच्छी पंक्ति है। इन पंक्ति पर आप गौर करें कि तुलसीदास जी ने किस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता जानकी अर्थात सीता जी के प्रेम प्रसंगों को अपनी लेखनी के द्वारा किस प्रकार से हमारे सामने कितने सुंदर रूप से प्रस्तुत किया है। ठीक है, और संभवतः ये उस समय की स्थिति का वर्णन उन्होंने किया है कि जब सीता जी का स्वयंवर हो रहा था, उस समय की छवि के विषय में वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि राम के रूप निहारत, निहारत मतलब देखती हैं कौन? जानकी अर्थात सीता जी। राम के रूप निहारत जानकी यानी प्रभु श्री रामचंद्र जी के स्वरूप को माता जानकी अर्थात सीता जी देख रही हैं। कंगन के नग की परछाई अर्थात सीता जी जो अपने हाथ में कंगन पहने हुई हैं और उस कंगन में जो नग लगा हुआ है, उस नग में प्रभु श्री रामचंद्र जी अर्थात सीता जी के पति प्रियतम प्रेमी प्रभु श्री रामचंद्र जी की जो छवि उनके कंगन के नग में परछाई पड़ रही है, वो अपने शीर्ष को नीचे किए हुए अपने प्रियतम पति के सुंदर रूप को देख रही है। देखिए, राम के रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि जानकी जी अर्थात माता जानकी अर्थात सीता जी अपने पति प्रभु श्री रामचंद्र जी के रूप को अपने कंगन के नग में उनकी पड़ने वाली परछाई को देख रही है। ठीक, ताते समय सुध भूल गई। ताते मतलब उस समय को, जब वह जिस समय जिस क्षण अपने कंगन के नग में अपने प्रियतम प्रभु श्री रामचंद्र जी की छवि को देख रही थी, वह उस
भी आभास नहीं था कि वो कहाँ हैं, किस लिए हैं, क्या कर रहे हैं। ठीक है, उस समय ताते समय सुध भूली, यानी वह बिल्कुल अपने प्रियतम के सौंदर्य में, अपने प्रियतम की सुंदरता में वो क्या है, खो गई थी। कर टेक रही पल टारत नहीं, यानी वह अपने कर कर माने हाथ को तनिक भी अर्थात क्षणिक समय के लिए भी हिला डुला नहीं रही है और निरंतर अपने हाथ में पहने हुए कंगन के नग में परछाई को ध्यान पूर्वक देख करके अपने प्रियतम की सुंदर छवि के रूप सौंदर्य का आनंद ले रही है, सुख प्राप्त कर रही है। ठीक, तो तुलसीदास जी ने कहा कि राम के रूप निहारत जानकी कंगन के नग की परछाई, ताते समय सुध भूल गई कर टेक रही पल टारत नहीं। ठीक, कितनी अच्छी पंक्ति है। और इसमें अर्थात संयोग श्रृंगार में, संयोग श्रृंगार में मैंने आपको बताया था कि संयोग श्रृंगार में नायक और नायिका की उपस्थिति अनिवार्य है। नायक और नायिका दोनों बराबर या बार बार एक दूसरे से क्या है, मिलते हैं और मिलने के पश्चात वो विभिन्न क्रियाकलाप करते हैं। तो यहाँ पर जो नायक हैं वो प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं और जो नायिका है वो माता सीता है। यानी नायक और नायिका की उपस्थिति में, ठीक है, यहाँ पर एक दूसरे के प्रति प्रेम प्रसंग चल रहा है, इसलिए इस पंक्ति में संयोग श्रृंगार रस है। इसलिए इस पंक्ति में संयोग श्रृंगार रस है। आप स्पष्टीकरण भी कर सकते हैं कि उक्त पंक्ति में तुलसीदास जी के नायक राम और नायिका सीता जी, ठीक है, दोनों पास पास हैं, दोनों बराबर मिले हुए हैं, ठीक है, और उनके बीच एक दूसरे के प्रति प्रेम उत्पन्न हो रहा है, इसलिए उक्त पंक्ति में या प्रमुख पंक्ति में संयोग श्रृंगार रस है। ठीक, अब आप आगे कह सकते हैं, ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी की एक अच्छी युक्ति है, कौन हो तुम वसंत के दूत। ठीक, जयशंकर प्रसाद जी की रचना कामायनी से उद्धृत है कि कौन, ठीक है, कामायनी से है कि कौन हो तुम वसंत के दूत, विरह पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर के चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बया। कौन हो तुम वसंत के दूत, है ना, यानी ये उस समय की उक्ति का वर्णन है कि जब कामायनी में श्रद्धा और मनु जो कि प्रलय के बाद किसी सुनसान स्थान पर एक दूसरे को देखते हैं तो उनके प्रति उनके मन में जो भाव उत्पन्न होता है, उसी भावनाओं को यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी ने व्यक्त किया है। और यहाँ पर नायक श्रद्धा, नायक मनु और नायिका श्रद्धा, ठीक है, तो यहाँ पर भी नायक और नायिका एक दूसरे के समक्ष उपस्थित है और अपने भावों को एक दूसरे से व्यक्त कर रहे हैं, इसलिए उक्त पंक्ति में आपका जो है वो संयोग श्रृंगार रस है। ठीक, तो काफी हद तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि श्रृंगार रस के जो प्रथम भेद है संयोग श्रृंगार रस, इसका शब्दगत अर्थ क्या है, ठीक है, इसकी परिभाषा क्या है और किस प्रकार की पंक्तियों में संयोग श्रृंगार रस होता है। क्लियर? अब आइए हम आगे देखते हैं श्रृंगार रस के अगले भेद अर्थात दूसरे भेद में वियोग श्रृंगार रस। ठीक, देखिए वियोग श्रृंगार रस, आप अगर पुनः एक बार गौर करें तो वियोग श्रृंगार रस भी संयोग श्रृंगार की भांति है, केवल थोड़ा सा अंतर यह है कि संयोग शब्द सम प्लस दो शब्दों के योग से बना था, जबकि वियोग शब्द भी वी प्लस योग दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। वी का अर्थ होता है बिना, योग का अर्थ हुआ मिले हुए, अर्थात वियोग शब्द का शाब्दिक अर्थ हो गया बिना मिले हुए, अर्थात जहां पर कवियों के अनुसार, काव्यशास्त्रियों के अनुसार जहां पर नायक और नायिका एक दूसरे से दूर दूर हों और उनके मन में एक दूसरे से मिलने के लिए बार बार भावनाएं या विचार उमड़ रहे हों और वो दोनों
आइए उसकी भी डिफिनेशन मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। तो श्रृंगार रस के भेद के अंतर्गत दूसरा जो भेद है वो है वियोग श्रृंगार रस। ठीक, वियोग शब्द देखिए, वियोग शब्द दो शब्दों के योग से मिलकर, दो शब्दों के योग से मिलकर बना है। ठीक है, वी प्लस योग, ठीक है। वी शब्द का अर्थ है, वी शब्द का अर्थ है, ठीक, वी शब्द का अर्थ है, सॉरी, वी शब्द का अर्थ है बिना, वी शब्द का अर्थ है बिना, और योग शब्द का अर्थ है, योग शब्द का अर्थ है मिलना। ठीक, वियोग शब्द दो शब्दों के योग से मिलकर बना है, वी प्लस योग। वी शब्द का अर्थ है बिना और योग शब्द का अर्थ है मिलना या मिले। ठीक, इस प्रकार से वियोग शब्द का शाब्दिक अर्थ है, वियोग शब्द का शाब्दिक अर्थ है, ठीक है, बिना मिले, क्लियर। अब आप बच्चों ध्यान देंगे, ठीक है, क्योंकि ये बड़े ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मैं चर्चा कर रहा हूं। ठीक, आपको ऐसा बहुत ही कम जगहों पर देखने को मिलेगा, इसलिए आप विशेष ध्यान देंगे। मैंने क्या कहा कि वियोग श्रृंगार रस और वियोग शब्द दो शब्दों के योग से मिलकर बना है, वी प्लस योग। क्लियर, वी शब्द का अर्थ है बिना और योग शब्द का अर्थ है मिलना, अर्थात इस प्रकार से वियोग शब्द का शाब्दिक अर्थ है बिना मिले। क्लियर, अब बिना मिले इसी शब्द से इसकी डिफिनेशन अर्थात इसकी परिभाषा भी उत्पन्न होती है। ठीक है, आइए इसकी परिभाषा को देखते हैं, इसकी डिफिनेशन को देखते हैं कि वियोग श्रृंगार की परिभाषा क्या कहती है। ठीक है, देखिए परिभाषा, ठीक, परिभाषा देखिए, कवियों के अनुसार, काव्य शास्त्रियों के अनुसार जहां पर नायक एवं नायिका, जहां पर नायक एवं नायिका एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं, लेकिन ठीक है, जहां पर नायक एवं नायिका एक दूसरे से दूर रहते हैं, लेकिन
एक दूसरे से, लेकिन एक दूसरे से मिलने मिलने की तड़प रखते हैं, जहां पर नायक और नायिका एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं, लेकिन एक दूसरे से मिलने की इच्छा मिलने की इच्छा उन दोनों में बराबर बराबर उत्पन्न होती रहती है, उत्पन्न होती रहती है, लेकिन वह एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं, मिल नहीं पाते हैं, इसलिए इसलिए वहां पर वियोग वियोग श्रृंगार रस होता है। क्लियर? आइए एक बार पुनः इसकी डिफिनेशन पर गौर करते हैं। ठीक है, इसके शब्दगत अर्थों पर गौर करते हैं कि वियोग श्रृंगार रस का ये दूसरा भाग है। पहला भाग या पहला वेद था संयोग श्रृंगार रस, दूसरा है वियोग श्रृंगार रस। वियोग शब्द दो शब्दों के योग से मिलकर बना है, वि प्लस योग, अर्थात वि शब्द का अर्थ है बिना और योग शब्द का अर्थ है मिलना या मिले। इस प्रकार से वियोग शब्द का शाब्दिक अर्थ है बिना मिले। अब उस शब्द के आधार पर डिफिनेशन क्या बनती है, और कवियों ने क्या कहा है कि जहां पर नायक एवं नायिका एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं, लेकिन एक दूसरे से मिलने की तड़प बनी रहती है, या एक दूसरे से मिलने की इच्छा उनमें बराबर उत्पन्न होती है। ठीक है, उनमें बराबर उत्पन्न होती रहती है, लेकिन वह एक दूसरे से मिल नहीं पाते, इसलिए ऐसी पंक्ति में या वहां पर वियोग श्रृंगार रस होता है। क्लियर? रिपीट कर रहा हूं, जहां पर नायक एवं नायिका एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं, लेकिन एक दूसरे से मिलने की इच्छा उनमें बराबर उत्पन्न होती रहती है, लेकिन वह एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं, इसलिए वहां पर वियोग श्रृंगार रस होता है। ठीक है, संयोग श्रृंगार में नायक और नायिका बराबर एक दूसरे से मिलते हैं, हंसी मजाक करते हैं, छीना झपटी करते हैं, योग करते हैं, तो वहां पर संयोग श्रृंगार रस होता है। लेकिन वियोग श्रृंगार रस में जहां पर नायक और नायिका एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं, लेकिन दोनों में एक दूसरे से मिलने की तड़प इच्छा बराबर बनी रहती है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं, इसलिए वहां पर वियोग श्रृंगार रस होता है। और वियोग श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है, अर्थात इसका अस्थाई भाव भी क्या है? रति। इसका अस्थाई भाव अर्थात किसका? वियोग श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति है। संयोग श्रृंगार का भी अस्थाई भाव रति था, और श्रृंगार रस का भी अस्थाई भाव रति था। क्लियर? जैसे पिछली डिफिनेशन को हमने एक एग्जांपल के द्वारा समझने का प्रयास किया है, ठीक उसी प्रकार मैं आपके सामने एक डिफिनेशन यहाँ पे रखूंगा, और उस डिफिनेशन के आधार पर ही हम लोग वियोग श्रृंगार के शब्दगत या इसकी परिभाषा को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप हरिओम जी के रचना, ठीक है, प्रिप्रवास, जो कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, ठीक है, उसमें एक शीर्षक है, इंटर की कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा, पवन दूतिका एक शीर्षक है। उसके जो रचयिता हैं वो अयोध्या प्रसाद सिंह हरिओम जी हैं।
हरिऔध जी ने पवन दूतिका में अर्थात पवन से राधिका जी अर्थात भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका राधा जी या राधिका जी, जब भगवान श्री कृष्ण उनको ब्रज में छोड़कर मथुरा चले जाते हैं तो राधा जी पवन को अपना दूत बना करके अपना संदेशा अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं। अगर देखें अलंकार की दृष्टि से तो उसमें मानवीकरण हुआ है, लेकिन अगर रस की दृष्टि से देखें तो वहां पर नायक भगवान श्री कृष्ण है और नायिका राधिका जी हैं, दोनों एक दूसरे से दूर दूर हैं, लेकिन वहां पर अर्थात मथुरा में भगवान श्री कृष्ण राधिका से मिलने के लिए तड़प रहे हैं और ब्रज में राधिका जी अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए तड़प रही हैं, लेकिन किन्हीं कारणवश दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में, ऐसी कंडीशन में वहां पर वियोग श्रृंगार रस है। ठीक, तो आइए इसी को हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। ठीक है, देखिए अब आपके सामने हमने एक वियोग श्रृंगार रस का एग्जाम्पल दिया है और अभी जो मैंने आपके सामने परिभाषा को लिखा था उस परिभाषा के आधार पर इस एग्जाम्पल पर, इस उदाहरण पर गौर करेंगे कि क्या ये परिभाषा उस जो ये एग्जाम्पल उस परिभाषा पर सटीक या खरी उतरती है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर बिहारी लाल जी की 4 पंक्तियां दी गई हैं। बिहारी लाल जी की एक ही रचना है बिहारी सतसई, जो ब्रज भाषा में लिखी गई है और उन्हीं की एक पंक्ति है। ठीक है, कि एक नायक और एक नायिका, एक नायक और एक नायिका एक दूसरे से क्या है, दूर दूर है, एक दूसरे से मिलने की इच्छा भी रखते हैं, एक दूसरे के मन में एक दूसरे के प्रति मिलने की तड़प भी है। उनकी इसी इच्छा को, इसी तड़प को एक पत्र के पाती मतलब एक पत्र के माध्यम से यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं बिहारी लाल जी। देखिए, विरह विकल बिनुहीन पाती दई पठाए आंख भीनो सूचित सुने वाचत जाए। अर्थात इसका आशय क्या है कि नायिका अपने प्रियतम को एक पत्र लिखना चाहती है और लिखने के लिए बैठती है, लेकिन उसकी यादों में इस तरह से खो जाती है कि वह बिना लिखे ही उस पाती अर्थात पत्र को अपने प्रियतम के पास भेज देती है। और जब उसका प्रियतम उस पत्र को पाता है वह इतना प्रसन्नचित्त होता है, वह अपनी प्रेमिका के यादों में इस प्रकार से खो जाता है और वह अपना सुध-बुध इस प्रकार से खो बैठता है कि वो जो पत्र था जिसमें प्रेमिका ने कुछ नहीं लिखा था, लेकिन जब उसका प्रेमी उस पत्र को पाता है तो वह उस पत्र को ऐसे वांचता है, ऐसे पढ़ता है मानो कि जैसे प्रेमिका ने सब कुछ अपने विषय में उस पत्र में लिख दिया। इसी बात को बिहारी लाल जी ने गागर में सागर भरने का कार्य किया है कि विरह विकल यानी विरह में व्याकुल, बिनुही यानी बिना लिखे, विरह में व्याकुल कोई प्रेमिका बिना लिखे ही पाती दई पठा यानी पत्र को अपने प्रेमी के पास भेज दिया। आंख विहीनो सूचित, और जब उसको वह पत्र मिलता है तो वह अपनी आंख को मीचते हुए, बिल्कुल आप कह सकते हैं अपनी प्रेमिका के यादों में खो जाता है और सुने वाचत जाए यानी बिना लिखी हुई चिट्ठी को या बिना लिखे हुए पत्र को वह इस प्रकार से वांचता है अर्थात पढ़ता है जैसे कि उसमें सब कुछ लिखा हुआ हो। तो इसकी परिभाषा क्या कहती है, अर्थात वियोग श्रृंगार की परिभाषा क्या कहती है कि जहां पर नायक और नायिका एक दूसरे से दूर दूर हो, लेकिन उन दोनों के हृदय में एक दूसरे के प्रति प्रेम हो और वह दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए निरंतर प्रयासरत न हो, लेकिन किन्हीं कारणवश वह एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं और एक दूसरे के प्रति प्रेम व्यक्त करते हैं। ठीक है, यानी दोनों दूर दूर होते हैं और एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं, लेकिन एक दूसरे के प्रति उनके हृदय में प्रेम होता है, तो वहां पर वियोग श्रृंगार रस होता है। ठीक, उसी बात को अगर आप पुनः एक बार यहाँ देखें तो विरह विकल बिनुहीन पाती दई पठाए आंख भीनो सूचित सुने वाचत जाए। अर्थात यहाँ पर भी बिहारी लाल जी के जो नायक हैं और जो नायिका हैं वो दोनों
एक दूसरे से दूर दूर हैं, एक दूसरे से मिलने की इच्छा भी रखते हैं, एक दूसरे के प्रति प्रेम भी रखते हैं, लेकिन किन्हीं कारणवश वो एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं, अपनी भावनाओं को एक पत्र के माध्यम से व्यक्त करते हैं। अर्थात नायिका और नायक या नायक और नायिका का दूर दूर होना ही यहाँ पर यह सिद्ध करता है या प्रदर्शित करता है कि उक्त पंक्ति में वियोग श्रृंगार रस है। ठीक इसी प्रकार से मैंने आपको भी बताया कि पवन दूत का हरिओं जी की जो रचना है या महाकाव्य है परिप्रभास, उसमें एक शीर्षक है पवन दूत का। उसकी पूरी पंक्तियों को अगर आप पढ़ डालेंगे तो उसकी हर एक पंक्ति में आपका वियोग श्रृंगार रस है। मैंने आपको बताया कि भगवान श्री कृष्ण और राधा एक दूसरे से दूर दूर हैं और एक दूसरे के प्रति प्रेम के भाव हैं, एक दूसरे से मिलने के लिए तड़प रहे हैं। तो इस प्रकार से हिंदी साहित्य जगत में अनेक कवियों ने वियोग श्रृंगारस प्रधान रचनाएं की है। ठीक है, आप खोजेंगे ढूंढेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी पंक्तियां मिलेंगी जहां पर वियोग श्रृंगार रस है। इसीलिए इसकी इसी विशिष्टता के कारण, इसकी इसी गुण के कारण वियोग श्रृंगार रस को ही, गौर कीजिएगा कि वियोग श्रृंगार रस को काव्य शास्त्रियों ने, कवियों ने रसों का राजा कहा है। कभी भी कहीं पर भी किसी भी परीक्षा में पूछे कि रसों का राजा किसे कहते हैं, तो रसों का जो राजा है वो वैसे तो श्रृंगार रस कह सकते हैं, लेकिन अगर भेद दिया हो तो संयोग श्रृंगार को रसों का राजा नहीं कहते हैं, बल्कि वियोग श्रृंगार को रसों का राजा कहते हैं। ठीक, तो ये आज था रस के भेद, 9 भेद आपने देखा, उसके अस्थाई भावों को देखा, और उसमें पहला और महत्वपूर्ण रस श्रृंगार रस के विषय में मैंने चर्चा किया। उनके 2 भेद संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस के विषय में आपने अध्ययन किया। अब अगले वीडियो में मैं इसके आगे के रसों के विषय में संक्षेप में किंतु महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। इसलिए अवश्य आप बराबर चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बराबर अपने ग्रामर पोर्शन को वीडियो के माध्यम से तैयार करते रहें। अगले वीडियो के साथ मैं पुनः उपस्थित